Good morning, students. Today's our topic is mechanism of urine formation. Urine formation takes place in liver and it is carried through the blood into kidney. जो अपना लेस जो हार्मफुल जो अपना सबस्टांस है अमोनिया जो होता है उसको लेस हार्मफुल या लेस पॉइजनस जो सबस्टांस है यूरिया में कन्वर्ट करने का जो कार्य करता है वो लिवर के द्वारा किया जाता है और फिर लिवर इट इज कैरीज थ्रू अवर ब्लड इनटू किडनी और जो ब्लड जो होता है इस अपने पॉइजनस सबस्टांस जो यूरिया है उसको किडनी में लाता है और किडनी इस ब्लड में से यूरिया को सेपरेट करती है वही क्या कहलाता है अपना यूरिन कहलाता है तो लिवर कन्वर्ट हाईली टॉक्सिक अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया एंड किडनी सेपरेट यूरिया फ्रॉम ब्लड क्लियर समझ में आ रहा होगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिन फॉर्मेशन लिवर का कार्य क्या है अधिक हानिकारक पदार्थ जो अमोनिया है उसको कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में कन्वर्ट करना और जो अपने किडनी है ये क्या करती है उस रुधिर में ऐसे यूरिया को पृथक कर देती है और यही प्रक्रिया अपने क्या कहलाती है मूत्र निर्माण यूरिन फॉर्मेशन इट इज कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स यूरिन फॉर्मेशन एंड फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन तो अपन फर्स्ट पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ और कैसे होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन मूत्र निर्माण का पहला स्टेप होता है जो बोमेन कैप्सूल है एक्ट एज सीव यानी चलनी के समान कार्य करता है जो बोमेन कैप्सूल अपना क्या होता है चलनी के समान कार्य करता था बोमेन कैप्सूल का डायग्राम देख सकते हैं ये रहा तो ये अपना पूरा ये बोमेन कैप्सूल है तो ये पूरी चलनी के समान कार्य करता है देखो यहाँ जो ब्लड आएगा उसमें से फिल्टर जो है इसके कैविटी में आ जाएगा और यहाँ से जो फिल्टर है वो फिर यहाँ जाएगा तो ये जो अपना जो बोमेन कैप्सूल है जो ये लिखा है ना ग्लोमेरुलस तो कैसा कार्य करता है फिल्टर की तरह देख रहे हैं ना इसमें पोरस है ये जगह 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 तो ये पोरस है तो ये इस पोरस फिल्टर जो है निकल के यहाँ आ जाएगा यूरिया कम्स थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल आफ्टर फिल्ट्रेशन ब्लड कैरीड आउट बाय एफरेंट आर्ट्रियोल्स लेकिन एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से जो है ब्लड है जो इसमें आएगा और फिल्टर पदार्थ इसमें निकल आएगा अब ब्लड में से जो फिल्ट्रेट है यानी यूरिया है वो तो यहाँ आकर एक कलेक्ट हो गया और फिर वापस जो ब्लड है वो उस एफरेंट के द्वारा बॉडी पार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है क्लियर सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्लोमेरुलस हैज मेनी माइन्यूट पोर्स ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर जो अभी तुम्हारे डायग्राम में देखा था ना वो दे इंक्रीज परमिएबिलिटी अबाउट 100 to 1000 टाइम्स तो ये जो पोरस जो है ये जो माइक्रोमीटर के डायमीटर के 0.1 के जो पोर्स हैं इससे क्या होगा कि 100 से 100 से 1000 गुना जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है यानी पारगम्यता है जो अधिक हो जाती है बढ़ जाती है इंक्रीज हो जाती है कंपेयर्ड एज ब्लड कैपिलरीज की तुलना में तो एफरेंट यानी ब्लड को लाने वाली विद कहना चाहिए यूरिया आर्ट्रियोल इज मोर ब्रॉड देन एफरेंट तो एफरेंट से एफरेंट ज़्यादा चौड़ी होती है सो ब्लड फ्लोज फास्टली तो बड़ी तीव्रता से आता है व्हेन इट कम्स इनटू द ग्लोमेरुलस यानी ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है तो वो बड़ी तीव्रता के साथ आता है लेकिन जाता है वो बिल्कुल स्लो स्लो जाता है एज द टाइम ऑफ आउटफ्लो लेकिन जब ब्लड में से यूरिया सेपरेट हो जाएगी तो ब्लड फिर बॉडी के अंदर जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी द स्पीड ऑफ ब्लड इज स्लो तो इसकी स्पीड है जो कम हो जाएगी एट द टाइम ऑफ आउटफ्लो बताइए क्या अब है अपना ये इन हेल्दी मैन द ब्लड प्रेशर ऑफ इनकमिंग ब्लड इन ग्लोमेरुलस इज मोर देन 70 mm मरकरी यानी ग्लोमेरुलस में जो आने वाले रुधिर का जो दाब है वो 70 mm मरकरी से भी ज़्यादा होता है GHP का मतलब हो गया ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर सेल्स ब्लड कार्पोसल्स एंड ब्लड डिसॉल्व्ड कोलॉइड प्रोटीन कैन नॉट बी फिल्टर ब्लड के अंदर जो अपना RBC है और डिसॉल्व्ड ब्लड जो है कोलॉइड जो प्रोटीन होती है ब्लड में डिसॉल्व्ड प्रोटीन
वो फिल्टर नहीं हो पाती, वो वापस उसी में रहती हैं ब्लड के अंदर ही। दीज कोलोइडल सब्सटेंस प्रोड्यूस ए अपोजिट प्रेशर। अब जो कोलोइडल सब्सटेंस लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स है जो ब्लड में ही रिमेन रहते हैं, वो अपोजिट प्रेशर इन ब्लड इज कॉल्ड BCOP यानी ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज कॉल्ड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक तो था अपना GHP सॉरी, और दूसरा अपना CHP। CHP का मतलब हो जाएगा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आउट ऑफ दिस प्रेशर प्लाज्मा एंड एक्सक्रीटरी वेस्टेज कम्स इन द कैविटी ऑफ बोमेन कैप्सूल। इस प्रेशर के द्वारा जो अपना प्लाज्मा है और एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है वो अपने ब्लड कैपिलरी से फिल्टर होकर के कहा जाते हैं कैविटी ऑफ बोमेन कैप्सूल। यानी यहाँ जो ब्लड आ रहा है इस CH जो अपना पी है HGP GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोटिक प्रेशर और CHP, इसकी वजह से जो ब्लड है यहाँ से फिल्टर होकर के इस जो अपना बोमेन संपुट है इसकी कैविटी के अंदर वो फिल्डअप हो जाता है। तो ये क्या हुआ अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी एफरेंट से एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आया वेस्ट एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर के, यहाँ फिल्डअप हुआ, ग्लोमेरुलस है यहाँ पर सारे के सारे। अब यहाँ से वो फिल्टर होकर के जा रहा है, ये पोरस है, फिल्टर होकर के दोनों की कैविटी के बिटवीन वो आ जाता है। तो यहाँ से ब्लड से एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी यूरिया वो फिल्टर होकर के आ जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि 0.1 मिलीमीटर के ये पोर्स होते हैं, तो यहाँ से निकल कर ब्लड यहाँ आ रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये अपने बोमेन कैप्सूल के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य पूरा होगा। अब यहाँ से जो फिल्टर है वो निकल करके कहाँ जाएगा अपना PCT, ठीक है ना। तो बोमेन कैप्सूल का ये डायग्राम दिखा रखा है। अब रीएब्जॉर्प्शन, जैसे यहाँ से जो फिल्टर है वो जाएगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कहना चाहिए सब्सटेंस होते हैं, और वो यूरिन के साथ शरीर से बाहर चल जाएंगे, शरीर में उनकी कमी हो जाएगी, तो अब उसका रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट्स का। देखिए द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी छनकर का जो पदार्थ आया है कंटेन, उसमें क्या चीज होती है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा एंड अदर सब्सटेंसेस एज ग्लूकोज, एमिनेज, फैटी एसिड एंड यूजफुल साल्ट्स एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रीएब्जॉर्ब्ड बाई रीनल ट्यूब्यूल्स। जितनी भी अपनी किडनी में ट्यूब्यूल्स हैं PCT, हेलेलूप, DCT, इनको कंबाइन अपन रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो अब इन सभी ट्यूब्यूल्स के द्वारा 1 by 1 करके जो अपने यूजफुल सब्सटेंसेस है उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ओनली 0.8% पार्ट ऑफ दिस फिल्ट्रेट एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब जो फिल्टर है उसमें से ओनली 0.8% भाग है वो शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और बाकी का जो पदार्थ है उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब रिमेनिंग जो बचे वो 99% है, 0.8 एंड 1 के आसपास हो गया, तो रिमेनिंग सब्सटेंस कितने 99% हो गए। तो दिस पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट कंटेन्स, अब इसमें क्या क्या चीज़ है यूजफुल मटेरियल्स फॉर फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, दे आर रीएब्जॉर्ब्ड बाई रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स का मतलब तीनों चारों के द्वारा इनटू ब्लड में से उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यूरिन में से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में उनको पहुंचा दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, यानी यूजफुल सब्सटेंसों का रीएब्जॉर्प्शन होता है और उसको वापस ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। अब रीनल ट्यूब्यूल में किस किस में होता है, तो नंबर 1 आ रहा है रीअब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। द इनर वॉल ऑफ PCT हैव वेरी थिन, जिसकी आंतरिक भित्ति होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है और माइक्रोविलाई होती हैं। ड्यू टू दिस द एब्जॉर्प्शन सरफेस इज इंक्रीज, माइक्रोविलाई के प्रेजेंट से जो इसकी इनर सरफेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तभी तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। मोस्टली यूजफुल सब्सटेंसेज आर रीचेज इनटू द ब्लड, जो अधिकांशतः उपयोगी पदार्थ होते हैं वो ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं ब्लड कैपिलरीज बाई रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में पहुंचा दिया जाता है, यानी इफेंट जो है। अब ग्लूकोज है, विटामिन है, अमीनो एसिड है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं लाइक कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट आर रीएब्जॉर्ब, इन सब का
दोबारा से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए, तो सो एनर्जी इज यूज्ड फॉर द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है और उसका क्या हो जाता है, एक्टिवली एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि पैसिव में तो ये जाते नहीं, तो एक्टिवली ट्रांसफर इनका होता है। तो इन पीसीटी देयर आर अबाउट 65 to 80% सब्सटेंस आर रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम फिल्ट्रेट। तो अपन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीटी में सबसे ज़्यादा 65 से 80% जो यूजफुल सब्सटेंस है इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसमें से, जो यूरिन आता है ना फिल्टर होकर के, ब्लड में से फिल्टर होकर के जो फिल्ट्रेट होगा वही तो यूरिया होता है, यूरिन, तो उसमें से इनका रीअब्जॉर्प्शन मोस्टली पीसीटी के द्वारा किया जाता है। The reabsorption of the substance is according to their renal threshold value। फिजिक्स में पढ़ते हो आप threshold value। The higher concentration of any substances in the blood। ब्लड में किसी भी सब्सटेंस की जो मात्रा होती है जितनी ज़्यादा होगी उससे उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है। अप टू द सब्सटेंस completely absorbed from glomerulus filtrate। ये है अपना ग्लूकोज है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और रिफ्रॉन्स बॉडी, विटामिन सी आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड ऑन हायर थ्रेशोल्ड वैल्यू। यानी वो सब्सटेंस है जिनका जो कहना चाहिए थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना अधिकतम होती है, यानी ब्लड में से ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं और उनका जो रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा मात्रा में होता है। जिनका जो रीअब्जॉर्प्शन अधिक मात्रा में वो कहलाएगी हायर थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी इनका एब्जॉर्प्शन होता है वो हायर अमाउंट में होता है। अब कह रहे हैं लोअर थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जिनका जो थ्रेशोल्ड है वो कम होती है फ्रीक्वेंसी, आर वाटर मिनरल्स आर वेरी लेस एब्जॉर्ब, क्योंकि इनका जो थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, तो इसलिए वाटर और मिनरल्स हैं वो बहुत कम एब्जॉर्ब होते हैं। लिखा ना, आर वेरी लेस एब्जॉर्ब। पीसीटी में वाटर और जो मिनरल है वो लेस एब्जॉर्ब होते हैं, केवल अपने ये जो बता रखे थे ना ऊपर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कौन सी बॉडी, विटामिन सी एक्सेट्रा। अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं होते, जैसे कि नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस है, दहली पदार्थ होते हैं नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, लाइक देखो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन सल्फेट एक्सेट्रा आर नॉट एब्जॉर्ब, क्योंकि ये कैसे हैं, नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है, तो इनका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। रीएब्जॉर्ब इन लूप ऑफ हेनले। अब अपन हेनले के लूप में किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है, तो द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन हेनले लूप इज इन इट्स 3 पार्ट। असेंडिंग लिम्स जो नीचे की ओर जाती हैं, इन दिस पार्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड ऑफ फिल्ट्रेट। जो ब्लड की प्लाज्मा है और जो यूरिन है यानी कि फिल्ट्रेट है, उन दोनों का जो यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल होता है। द थिन वॉल ऑफ दिस लिम्ब इज लेस परमिएबल। अब इसकी जो थिन जो पतली जो भुजा होती है, बताएंगे डायग्राम में, वो लेस परमिएबल होती है किसके लिए, यूरिया, सोडियम एंड अदर आयन, बट मोर परमिएबल फॉर वाटर। वाटर तो इजीली इसमें से क्या हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा, लेकिन ये जो सब्सटेंस है यूरिया, सोडियम, इनका जो परमिएबिलिटी होती है वो कम होती है, यानी इनका रीअब्जॉर्प्शन जो है इस यहाँ से कम मात्रा में होगा। इट लाइज इन मेडुला पार्ट। ये तो अपन जानते हैं रीनल ट्यूब्यूल का जो मोस्टली पार्ट होता है मेडुला में धसा होता है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज बिकम्स मोर एंड सोल्यूशन बिकम हाइपोटोनिक, क्योंकि अब यूरिन में जो सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड जिनकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा मात्रा में डिजोल्व होगा, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ये पीसीटी है और ये इसकी क्या है, असेंडिंग, वो सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब है। तो इसकी बात चल रही थी हेनले लूप की। अब यहाँ चलेगा, ये चलेगा असेंडिंग लिम्ब, ऊपर की ओर जा रही ना, और फिर ये आ जाएगा तुम्हारा डीसीटी। अब असेंडिंग लिम्ब के बारे में बताएंगे कि यहाँ किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैंने बता दी ना, वाटर के लिए लेस परमिएबल है और अदर सब्सटेंस के लिए क्या है, ये मोर परमिएबल है। ये जो लाइन जो होती है वाटर के लिए तो कैसे मोर परमिएबल है और अदर के लिए क्या है, ये लेस परमिएबल है, मोर परमिएबल फॉर वाटर। यूरिया, सोडियम एंड अदर, ये क्या चल रहा है, यूरिया, सोडियम और अदर आयन के लिए तो क्या है, ये
लेस परमिएबल और वाटर के लिए मोर परमिएबल। तो कहना चाहिए वाटर यहाँ से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा, ठीक है ना। अब है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ हेनली लूप डिसेंडिंग लिम। यहाँ पे आ जाइए, रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम। इन दिस पार्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल द ब्लड प्लाज्मा ऑफ फिल्टर। ये तो हो गया ना असेंडिंग लिम डिसेंडिंग, सॉरी यहाँ से आइए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ असेंडिंग लिम। The walls of this limb is impermeable for water and permeable for sodium and chloride। यानी जो अपना डिसेंडिंग लिम्ब था उसका जस्ट अपोजिट क्या आ रहा है इसमें, असेंडिंग लिम्ब। दे कम्स आउट फ्रॉम wall by general diffusion the filter becomes isotonic। तो अपना ये कहने के तात्पर्य है कि जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ पर जो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होती है, इक्वल हो जाती है। तो ये कैसा कहलाएगा, आइसोटोनिक। वो हाइपोटोनिक था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक। क्योंकि जो वाटर है इसमें से निकल करके चला गया, तो वाटर की कमी हो गई, तो वाटर में जो पदार्थ जो निकल गया वाटर, तो इसकी कैसा हो जाएगा, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद द थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में 2 पार्ट होते हैं, नीचे का नैरो होता है, ऊपर का थोड़ा सा ब्रॉड होता है। तो उसके बारे में बात कर रहा है, द थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल फॉर वाटर, यूरिया एंड अदर सोल्यूट। सोडियम पोटेशियम reaches into blood from medulla part by active transportation from filtrate। फिल्ट्रेट एंड यूरिया में से केवल जो अपना सोडियम पोटेशियम है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ब्लड में पहुंच जाती है। तो क्या होगा, ये पदार्थ चले गए, एज ए रिजल्ट द फिल्टर बिकम्स हाइपोटोनिक। तो फिर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो घट जाएगी, ये हाइपोटोनिक हो गया। पहला हाइपर था, फिर आइसो हुआ, फिर हाइपो। अब रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी। इन दिस पार्ट सोडियम क्लोराइड आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम फिल्टर बाय एक्टिव। ऊपर भी वही बात आ रही थी, हेनली लूप की डिस जो अपना असेंडिंग की जो थिक आर्म थी वही काम डीसीटी में हो रहा है। यानी इन दोनों का सेम फंक्शन है। जो काम डीसीटी का वो हेनली लूप की असेंडिंग लिम्ब कर रही थी, वही काम क्या कर रहा है अपना डीसीटी कर रहा है, उसी का इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। दिस पार्ट सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बचा अपना पार्ट रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट। द एंटीरियर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल फॉर वाटर मोलिक्यूल्स। अब इसका जो एंटीरियर जो आगे की जो भुजा है, अगला जो भाग होता है, अग्रभाग, एंटीरियर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल फॉर वाटर। एक बार डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये अपना कलेक्टिंग डक्ट है, तो ये इसका एंटीरियर पार्ट यानी ये वाला हिस्सा जो है, ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये एंटीरियर पार्ट है। तो ये वाटर के लिए परमिएबल है, एंटीरियर पार्ट। सब वाटर यहाँ से निकल करके चला जाएगा। एक डायग्राम और है, देखो ये एंटीरियर पार्ट में से वाटर है जो निकलता हुआ चला जाएगा। ये कलेक्टिंग डक्ट है, देखा ना, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर, तो हाइपरटोनिक यूरिन, तो बाद में हाइपरटोनिक यूरिन तो बाहर आ जाएगा, तो इसमें से वाटर है जो निकल करके चला जाएगा। तो इसका जो एंटीरियर जो पार्ट होता है ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल फॉर वाटर, ये एंटीरियर पार्ट है, तो ये परमिएबल है, तो निकल करके शरीर में वापस रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। इन दिस पार्ट ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स आर reabsorbed from filtrate. Due to this, the filtrate becomes hypertonic। अब ये कैसा हो जाएगा, हाइपरटोन हो जाएगा, यानी लेस कंसंट्रेशन इसकी हो जाएगी। द डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज स्लाइटली परमिएबल फॉर यूरिया एंड
क्या लिखा हुआ है, रीचेज फ्लूड इनटू मेडुलरी पार्ट एंड द ऑस्मोटिक वैल्यू ऑफ मेडुलरी टिश्यू इंक्रीज। जो उसका डिस्टल पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट का, वो हल्का सा परमेबल होता है, यानी स्लाइटली परमेबल होता है यूरिया के लिए। और ये जो होता है परमेबल होता है, तो यूरिया रीचेज हो जाती है कहाँ, मेडुला पार्ट में पहुंच जाती है, मेडुला पार्ट में पहुंच जाएगी। और ऑस्मोटिक जो वैल्यू है मेडुलरी टिश्यूज की, वो कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो वो उसकी वैल्यू जो बढ़ जाती है। अब बचा अपने पास सीक्रेशन, क्योंकि जितने भी यूजफुल सबस्टांसेस थे उनको तो वापस रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा पीसीटी, हेनले लूप की डिसेंडिंग असेंडिंग और टीसीटी और लास्ट एंड फाइनल कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट थे, सबस्टांस थे, उनको बॉडी में वापस ब्लड के थ्रू पहुंचा दिया गया। अब हमारे पास केवल क्या बचा, हार्मफुल पॉइजनस पदार्थ एक प्रकार से जो यूरिया है वो बचा। अब उसको तो बाहर ही निकालना पड़ेगा, तो वो उसका सीक्रेशन करना है। तो सम हार्मफुल सबस्टांसेस यानी एक्सेटरी जो सबस्टांसेस हैं, लाइक पिगमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, यूरिक एसिड है, हिप्यूरिक एसिड है, आर नॉट फिल्ट्रेट, इनका फिल्टर नहीं हो पाता एट द टाइम ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, हेनले लूप, पीसीटी, डीसीटी release these water substance in the cavity of रीनल ट्यूब्यूल, क्योंकि इनका ना तो पीसीटी ना डीसीटी ना हेनले लूप किन्हीं भी रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा इनका क्या नहीं हो पा रहा था, रिवर्सन नहीं हुआ। अब इनको कहाँ पहुंचा दिया, वेस्ट सबस्टांस इन द केविटी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, तो रीनल ट्यूब्यूल की केविटी में वेस्ट प्रोडक्ट को पहुंचा दिया जाता है। इट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सीक्रेशन, और प्रिय शरीर के द्वारा यूरिन के फॉर्म में बाहर कर दिया जाता है। तो ये इसका सीक्रेशन, तो ये आपको सेंड किया जाएगा। थैंक्स।